नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दोगला वर्ल्ड। दोस्तों, अब क्या टाइम हो गया है पीओके को वापस लेने के लिए या फिर उसके बारे में फिर से सोचने के लिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो जाए कि पीओके को वापस लेना पोपटलाल की शादी के जैसा हो जाए। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, कुछ फुल ऑफ नॉमेडी, कुछ नॉलेज, कुछ कॉमेडी। और हमारे साथ है सूरदास, जिनका सुर कभी नहीं लगता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ थुल्ला और भाई मेरा थुल लगता है, लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आता। ओके बाबा, ठीक है, मैं जीता तू हारा। अब चलते हैं टॉपिक के ऊपर। और दोस्तों, आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। और अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो तो तोड़ दो सब्सक्राइब बटन। अब चलते हैं एलओसी के पास। नहीं, वहाँ जाना मना है। अच्छा ठीक है, तो दोस्तों एलओसी, जिसे लाइन ऑफ कंट्रोल बोला जाता है, इसके इस पर जम्मू एंड कश्मीर है और उस पर पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान है। एक्चुअल में देखा जाए तो वो इंडिया का है, लेकिन पाकिस्तान उस पर इलीगल ऑक्यूपाई करके बैठा हुआ है। और सोचने की बात यह है कि वो और कितने दिन हमारा लोगों को रखेगा, जो आपने ही लोगों को खिला नहीं पाता। क्या अभी सही टाइम आ गया है कि हम हमारा लोग और हमारा जमीन को वापस ले आए? हाँ, बिल्कुल। हमारा लोग इतनी भिताली के दल क्यों लेंगे? और सूरदास, उसे कैसे लिया जाए? इतने बार तो शेयर मार्केट का ग्राफ नीचे नहीं होता, इतनी बार केजरीवाल अपने गवर्नमेंट स्कूल में इलाज नहीं करवाता, जितनी बार इंडिया पाकिस्तान से धोखा खाया है। ऐसे में क्या वार करके ले ले, क्योंकि पाकिस्तान को इज्जत और दोस्ती दोनों हजम नहीं होता। हाँ, वो तो है, लेकिन हम क्या धोखा खाए थे उसे? हम भी तो जाने, जो अपने लोगों को नहीं खिला पाता वो हमें धोखा थे खिला दिया। तो फिर सुन, पाकिस्तान और इंडिया दोनों पहले से ही लगे हुए हैं। जब से पाकिस्तान बना है 1947 को और कश्मीर इंडिया के साथ जुड़ गया, तो फिर पाकिस्तान को आया कैपिटल ई वाला को ईगो, तो फिर अपने आर्मी को भेजता रहा इलीगली और बोला कि ये ट्राइबल्स है और वो कश्मीर अपने भाई बहनों को आजाद करवाने गए हैं और इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। और ये बात बोला और फिर अपना तशरीफ उठा के हाथ झाड़ के चला गया। ये राज भी उसी के साथ चला गया। और फिर जब इंडिया को पता चला कि ये ट्राइबल्स नहीं है, पाकिस्तान का आर्मी है, तो फिर दोनों भिड़ गए। वो वाल तोड़ दिया फिर। देख सूरदास, ऐसे डायरेक्ट पूछ मत, हॉट होता है भाई, मुझे नहीं पाकिस्तानियों को। राइट। क्योंकि उनके आर्मी कभी वार जीता नहीं है और इलेक्शन कभी हारा नहीं है। अल्लाह माफ करे। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। अच्छा, वो वाल इंडिया देता है तो एलओसी तब बना? अरे नहीं भाई, वार को बंद करवाने के लिए उस वक्त यूनाइटेड नेशंस ने इंडिया पाकिस्तान के बीच एक सीज फायर एग्रीमेंट करवा दिया। और उस एग्रीमेंट में जो लाइन खींचा गया, उस लाइन को सीज फायर लाइन बोला गया, जो कि बाद में जाके एलओसी बन गया। और तब यूएन ने बोला कि भाई तुम लोग जहाँ पे हो वहीं पे रुक जाओ, बस अभी के लिए। और बीच में इतना थाला वाल क्यों हुआ? अरे सुन तो भाई, तब जो लाइन खींचा गया वो इंडिया के जमीन पर खींचा गया, जिसमें हमारा एक हिस्सा चला गया है पाकिस्तान के पास, जिसे हम पीओके बोलते हैं। वरना एलओसी तो सिर्फ एक मिलिट्री कंट्रोल लाइन है, एक्चुअल में वो इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है। अच्छा, तो फिर इतना थाला वाल क्यों हुआ? क्या बंधु के पले पले बात ही बोला था? अरे वार करवाने के लिए इंडिया कभी नहीं चाहता था, वो तो हमेशा चाहता था कि पाकिस्तान के साथ रिलेशंस अच्छा रहे, लेकिन कुत्ते को भी हजम नहीं होता, इसलिए पाकिस्तान हमेशा वार शुरू करता है और हमेशा वार हारता है। और ये बात पाकिस्तान के ये एक्स जनरल के मुंह से सुन लो। कतर की जंग हारी, आपने पूछा उनसे कि आपने कतर की जंग हारी 65 में फेक जो है विक्ट्री डिक्लेयर की, वो पूछा आपने? इन्होंने सियाचिन हारा, आपने पूछा उनसे? इन्होंने कारगिल हारा, आपने पूछा उनसे? कह रहे हैं? पूछा 6-7 साल पुराना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खाली। मैं अभी भी 65 की जीती नहीं थी जी। 65 की जंग अगर आप जनरल मूसा खान साहब की किताब देख लें तो उससे मालूम होता है कि 14 दिन के अंदर अंदर हमारा सारा जखीरा खत्म हो गया था। और फिर उसके बाद हमने दोस्त मुल्कों से अपील की कि आप जंगबंदी के लिए कुछ कर दीजिए, चुनाचे हमने तमाम जंगें हारी हैं। जंग जीती या हारी? नहीं, ये जंग जीती तो नहीं, क्योंकि जो आपका मकसद था कश्मीर लेना वो तो हुआ नहीं, जंग छिड़ गई और फिर इसके ऊपर फिर ताशकंद जाना पड़ा। तो फिर पाकिस्तान तो टोन सा टेढ़ा आता है कि वो हॉल बाल वाल हाल के भी फिर से वाल फुलू कर देता है। अरे भाई, कश्मीर से और कौन सा अच्छा कीड़ा है पाकिस्तान के लिए? क्योंकि पाकिस्तानियों को कश्मीर तो जोड़ के रखा है, क्योंकि वहाँ पे खाना नहीं है, पानी नहीं है, स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, फिर भी उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं। जब भी प्रॉब्लम होता तो उनका नेता आ जाएंगे, उनका पॉलिटिशियंस आ जाएंगे, कान में एक बात बोल देंगे, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तो ये लोग सब ठीक, और कुछ नहीं चाहिए, खाना पानी सब मिल गया यहीं पे।
मुझे तो लगता है कोरोना के टाइम पर पाकिस्तान इससे आज वैक्सीन यूज करता होगा। जो भी पेशेंट आ रहे होंगे उनके कान में जाके डॉक्टर एक बात बोल देता होगा, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो वो सब ठीक हो जाते होंगे, कोरोना ऑटोमेटिक भाग जाता होगा। अरे बा, तो फिर पाकिस्तान पहले वैक्सीन निकाला, ये तोविशील्ड, तोवैक्सीन, ये सब बाद में आए। इसके बाद भी इंडिया हमेशा पाकिस्तान के साथ पीस के बात करेगा, लेकिन वो रेस्ट इन पीस के बात करेंगे। और जब हम टूरिस्ट के बारे में बात करेंगे वो टेररिस्ट के बारे में बात करेंगे, हम ह्यूमैनिटी के बारे में बात करेंगे वो ह्यूमन बम के बारे में बात करेंगे। ऐसे में दोनों देश का रिलेशन कैसे नॉर्मल होगा? और भाई आप तो मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान को जब दौलत पड़ता है तो वो ले लेता नाटक कर लेता है। हाँ, वो तो 100% सही है, क्योंकि पाकिस्तान को जरूरत पड़ने पे वो सारे एग्रीमेंट कर देगा और जरूरत खत्म होने पर वो गजनी में अमीर खान बन जाता है। उसे कुछ याद नहीं रहता, कोई भी एग्रीमेंट याद नहीं रहता, और ऐसे बहुत सारा एग्रीमेंट किया है और तोड़ा है। फिर जाके आता है 1971 वाला वार, शिमला एग्रीमेंट, जिसमें दुनिया का नंबर 1 आर्मी का 93,000 सोल्जर्स दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर किए थे, वो भी इंडियन आर्मी के सामने। क्या बोल रहे हो? पाकिस्तान आर्मी दुनिया का नंबर 1 आर्मी थोड़ी है। अरे पाकिस्तानियों के हिसाब से, क्योंकि उनके हिसाब से तो उनका आर्मी दुनिया का नंबर 1 आर्मी है, उनका इंटेलिजेंस एजेंसी दुनिया का नंबर 1 है, और सुपरमैन का चड्डी भी उनका आर्मी चीफ पहनता है। और 1971 में जब 93,000 सोल्जर्स सरेंडर कर रहे थे, तो पाकिस्तान का जो लेफ्टिनेंट जनरल थे, जनरल A.K. नियाजी, वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइन कर रहे थे इंडिया के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा जी के सामने। तब वो वही सुपरमैन का चड्डी पहने थे। अंदर में आप तो जैसे पता चला। अरे वो अंदर की बात है, तुझे पता नहीं है। और उसके बाद 1972 में शिमला एग्रीमेंट साइन होता है, क्योंकि 1971 में हार गया है ना, अभी फिर से टाइम आ गया एग्रीमेंट साइन करने के लिए। तो फिर 72 में शिमला एग्रीमेंट साइन होता है, और इसी एग्रीमेंट में LOC को ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया, क्योंकि उससे पहले UN जो लाइन खींचा था उसे सीज फायर लाइन बोला जाता था, लेकिन इसी शिमला एग्रीमेंट में वो सीज फायर लाइन को LOC बोला गया। और ये भी बोला गया कि ये परमानेंट नहीं है, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान का हालत कांटे में फंसी मछली जैसा हो गया था। तो इसलिए इंडिया ने बोला चलो ठीक है, तू थोड़ा रेस्ट ले ले, हम उसी लाइन पे से आगे नहीं जाएंगे फिलहाल अभी के लिए। और पाकिस्तान मान गया? मानेगा कैसा नहीं, अबे सामने बाप था, जेल में 93,000 सोल्जर थे उसके। बोला जाता है ना कि दोनों हाथ घी में और मुंह कढ़ाई में, लेकिन तो पाकिस्तान का दोनों हाथ पेड़ पे और मुंह जमीन पे था, कैसे नहीं मानता। लेकिन हाँ, पाकिस्तान के बारे में एक बात तो मानना पड़ेगा कि वो एग्रीमेंट तोड़ने में माहिर है। एक बेवड़ा दारू पे के जितने बार सिग्नल नहीं तोड़ता, ये लोग उससे ज्यादा सीज फायर एग्रीमेंट तोड़ देते हैं। पाकिस्तान का हालत जब अच्छा होता है तो एग्रीमेंट तोड़ता है, तो उसे शांति में रहना पसंद नहीं है क्या? सुरदास, भिखारी को 10 करोड़ रुपए दे दो, वो सोने का थाली खरीदेगा और फॉरेन में जाके भीख मांगेगा, लेकिन मांगेगा वो भीख ही। वैसे पाकिस्तान को तुम जितने भी पीस में रहने के लिए बोल दो, लेकिन वो आखिर में टेररिज्म को ही पसंद करेगा। तुझे क्या लगता है, शुअर को अगर नहला धुलाकर लिपस्टिक लगाकर छोड़ेगा तो वो KFC रहेगा? वो तो जाएगा कटर में ही। क्या बोल रहे हो? अरे भाई हाँ, ठीक है, तू देख, कराची एग्रीमेंट किए नेहरू जी ने, उसे भी पाकिस्तान तोड़ दिया। ताशकंद एग्रीमेंट किए, उसे भी तोड़ दिया। इवन शिमला एग्रीमेंट के टाइम पर जब उनका प्रेसिडेंट जुल्फिकार अली भुट्टो आए थे, ये बिलावल भुट्टो के पिताजी है, मतलब वो बिल्लो रानी, पाकिस्तान का जो फॉरेन मिनिस्टर है अभी, और उन्हें पाकिस्तान का राहुल गांधी भी बोला जाता है। छोड़ो, उनके पिताजी जब शिमला एग्रीमेंट साइन करने आए थे तो वो इंदिरा गांधी जी को बोल रहे थे कि आप तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में है, आप जो डिसीजन लोगे तो उसमें आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन मैं तो डेमोक्रेटिक कंट्री में रहता हूँ और बार बार मिलिट्री रूल आ जाता है। मैं अगर कुछ भी इंडिया के फेवर में कर देता हूँ तो मेरा सर धड़ से अलग हो जाएगा। और ये बात इंदिरा गांधी जी BBC को एक इंटरव्यू देते वक्त बोले थे। अरे भाई, बड़े डेंजरियस लोग हैं। अरे खैक डेंजरियस छोड़ दो। इस एग्रीमेंट के बाद फिर से पाकिस्तान इसे तोड़ दिया और कारगिल में घुस गए, और जब ये कारगिल और हार गया तो फिर से एक एग्रीमेंट कर दिया जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी गए थे पाकिस्तान, और LOC को एक बायलैटरल इशू बना के आए। मतलब इस इशू में कोई थर्ड कंट्री या फिर थर्ड ऑर्गेनाइजेशन इंटरफेयर नहीं कर सकता, लेकिन पाकिस्तान है वो कहाँ से एग्रीमेंट को मानेगा? कुत्ते का दुम और राहुल गांधी का स्पीच कभी सुधरा है जो पाकिस्तान सुधर जाएगा? Don't make me prime minister, he says. Make me the चौकीदार।
मतलब पाकिस्तान पहले उंगली करता है, आने के बाद फिर पैर पकड़ता है। हाँ, और हर बार इंडिया अपने दरिया दिली दिखाते हुए पाकिस्तान को ज्यादा फेवर दिखाता रहा। जैसे इंडस वाटर ट्रीटी हो या फिर 2003 में एलओसी एग्रीमेंट हो, वो तो बार बार तोड़ता ही रहा है। इसमें एलओसी से कुछ किलोमीटर दूर तक नो फ्लाइंग जोन बना दिया गया, लेकिन उसे पाकिस्तान बार बार तोड़ता रहा। और हम भी कभी कभी तोड़े हैं, जिससे एयर स्ट्राइक वगैरह हो गया था। और क्या क्या एग्रीमेंट हुआ है? अरे सूरदास, तोड़ा तो वो बहुत कुछ एग्रीमेंट है, चाहे वो लाहौर डिक्लेरेशन हो, 2003 एग्रीमेंट हो, 2019 सीज फायर एग्रीमेंट हो, उसके बाद ताजा टाक उरी, बहुत कुछ तो है। उसे अगर गिनाएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो अभी इंडिया क्या चलेगा? बोलो मैं हूँ। हाँ हाँ सूरदास, तू प्लीज साथ में रहना, वरना इंडिया तो कर ही नहीं पाएगा। खैर, इंडिया क्या करेगा वो कुछ लोग हैं उनको पता है, बट ये फिर से ये एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एग्रीमेंट करेंगे फिर वो तोड़ेगा। लेकिन यह भी जरूर सोचना चाहिए कि एलओसी और पीओके ये दोनों क्या रहना चाहिए। मुझे तो लगता है उसे कश्मीर बन जाना चाहिए। फिर देखते हैं इंडिया आगे क्या करता है और पाकिस्तान आगे क्या करता है। Don't make me prime minister, he says. Make me the chokidar. He took the vote from the people of India and became the chokidar of Mr. Anil Ambani. 30,000 crore rupees given to Mr. Anil Ambani. But he's given the world's biggest defense contract. आधा तूने